सम्राट रुद्रसेन सोमगढ़ के सिंहासन पर बैठा ऐसा राजा था जिसके नाम से न केवल शत्रु थर थर कांपते थे बल्कि प्रजा भी गर्व से सिर ऊंचा करती थी। उसका शासन न्यायप्रियता, अनुशासन और करुणा की मिसाल था। हर सुबह जब राज दरबार खुलता तो सबसे पहले वही लोग बुलाए जाते जिन्हें न्याय की दरकार होती। अमीर हो या गरीब, व्यापारी हो या किसान, सबके लिए दरबार के द्वार एक समान खुले थे। रुद्रसेन का यह नियम था कि कोई भी निर्णय लेने से पहले वह दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुने और फिर निष्पक्ष फैसला सुनाए। यही वजह थी कि राज्य में कानून व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि वर्षों से कोई भी बड़ी लूट, हत्या या विद्रोह नहीं हुआ था। राजा की पहली पत्नी महारानी चारुमती उसी न्यायप्रियता की दूसरी छाया थी। वह भी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानती थी। राज्य की स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो या युद्ध में घायल सैनिकों के लिए शरण, चारुमती ने हमेशा कदम बढ़ाकर लोगों की सेवा की थी। लेकिन समय को किसी पर दया नहीं आती। एक महामारी ने जब महल की दीवारों को भी छू लिया तब चारुमती भी उसकी चपेट में आ गई। राजा ने वैद्य, साधु, संत हर उपाय आजमाए लेकिन चारुमती को बचा नहीं सका। उनके निधन के साथ ही महल में एक स्थायी सन्नाटा पसर गया। दरबार चलता रहा, न्याय होता रहा, लेकिन रुद्रसेन की आंखों की चमक कहीं खो गई थी। कुछ माह बीते और राज्य अपने सामान्य क्रम में लौटने लगा, पर राजा के हृदय की रिक्तता स्पष्ट दिखाई देती थी। वह अब पहले की तरह प्रसन्न नहीं रहता, न ही किसी उत्सव में रुचि लेता। तभी एक दिन राज दरबार में एक अजीब सी हलचल हुई। एक युवती ने दरबार में प्रवेश मांगा। वह स्वयं चलकर आई थी, बिना किसी सिफारिश के। नाम था वसुधरा। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, आत्मविश्वास और शांति की मिलीजुली तस्वीर। वसुधरा ने राजा के सामने आते ही प्रणाम किया और फिर अपनी बात बिना झिझक के रखी। वह कोई याचक नहीं थी बल्कि एक दूर गांव की सामान्य नागरिक थी जो राज्य के कर प्रणाली में हो रही धांधली को उजागर करने आई थी। उसने जो प्रमाण और तर्क दिए वह इतने सटीक और निर्भीक थे कि पूरा दरबार एक क्षण को मौन हो गया। राजा ने उस पर गहन ध्यान दिया और तुरंत जांच के आदेश दिए। कुछ ही दिनों में पता चला कि वसुधरा के आरोप सही थे। कुछ राजसेवक प्रजा से गलत तरीके से कर वसूल रहे थे। इस घटना के बाद राजा ने वसुधरा को एक विशेष अतिथि के रूप में महल में रहने का निमंत्रण दिया। वसुधरा ने अपने संयमित व्यवहार, गहन बुद्धिमत्ता और स्पष्ट दृष्टिकोण से न केवल राजा बल्कि पूरी राज्यसभा को प्रभावित किया। वह महल में रहकर राज्य की नीतियों पर अपनी राय देने लगी और हर बार उसकी बातें इतनी सार्थक होतीं कि कई बार पुराने मंत्री भी उसकी प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे रुद्रसेन के हृदय में वसुधरा के लिए एक विशेष स्थान बनता गया। वह केवल एक नारी नहीं रही बल्कि एक विचार बन गई, ऐसा विचार जिसने राजा को फिर से जीने की प्रेरणा दी। कुछ महीनों बाद राज्यसभा में घोषणा हुई, सम्राट रुद्रसेन ने वसुधरा से विवाह करने का निर्णय लिया है। यह खबर पूरे राज्य में तेजी से फैली। कुछ ने सराहा, कुछ ने आलोचना की, लेकिन अधिकांश प्रजा इस बात से प्रसन्न थी कि उनका राजा फिर से जीवन में प्रेम और सहयोग पा रहा है। विवाह भव्यता के साथ हुआ। वसुधरा अब रानी बन चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों की वह पुरानी चमक अब कुछ और कहती थी। उस गहराई में कोई सपना पल रहा था, ऐसा सपना जिसे किसी ने देखा नहीं था और जिसे समझना शायद आसान नहीं था। वसुधरा के रानी बनने के कुछ ही सप्ताहों बाद महल के वातावरण में सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगे। पहले जो युवती विनम्रता, साहस और सादगी की प्रतीक मानी जाती थी, वही अब आदेश देने लगी थी। शुरुआत छोटी थी। महल के सेवकों की सूची बदली, रसोई में नया प्रबंध हुआ, रानियों के महल में पुरानी परंपराओं को समाप्त किया गया। लोगों ने इसे नई रानी की शैली माना, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि एक रणनीतिक नियंत्रण था। वसुधरा ने महल की व्यवस्था में सक्रिय हस्तक्षेप शुरू किया। उसने दरबार की बैठकों में नियमित भाग लेना आरंभ किया और हर निर्णय पर अपनी राय थोपने लगी। राजा, जो अब भी वसुधरा के प्रभाव में था,
उसे रोके बिना उसकी बातों पर सहमति जताता रहा। लेकिन कुछ वरिष्ठ मंत्री और रक्षक इन बदलावों से असहज हो उठे। यही कारण था कि वसुंधरा ने अगला कदम उठाया। उसने राजगुरु को उनके पद से हटवा दिया। कारण बताया गया, आधुनिक युग में अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसके बाद वसुंधरा ने धीरे धीरे मंत्रियों की पूरी टीम में फेरबदल शुरू किया। पुराने अनुभवी सलाहकारों की जगह युवा अनजान लेकिन वसुंधरा के प्रति पूर्ण वफादार लोग नियुक्त किए गए। वही हाल रक्षकों का हुआ। वे जो वर्षों से महल की रक्षा कर रहे थे, जिनकी आंखें हर साजिश को समय रहते पहचान लेती थीं, उन्हें हटाकर नए चेहरे लाए गए। अब महल की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। डर नहीं, पर शक जरूर। सबसे चौंकाने वाला निर्णय तब आया जब वसुंधरा ने आदेश दिया कि महल के उस हिस्से को तोड़ दिया जाए जहां महारानी चारुमती की स्मृतियां संजोई गई थीं। वहां की तस्वीरें, मूर्तियां, उनके द्वारा लगाए गए उद्यान सब मिटा दिए गए। अब बीते समय को भुलाकर आगे बढ़ने का समय है, वसुंधरा ने कहा। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता झलक रही थी। राजा इन निर्णयों को लेकर चुप था। वह हर बार यही सोचता, शायद यह राज्य के भविष्य के लिए अच्छा है। लेकिन जिन आंखों ने चारुमती की करुणा देखी थी, वे अब वसुंधरा की कठोरता को पहचान रही थीं। अब तक वसुंधरा ने दरबार, महल और मंत्रियों पर अधिकार कर लिया था, लेकिन अगला निशाना था सेना। एक सभा में वसुंधरा ने कहा, राज्य की रक्षा केवल तलवारों से नहीं होती, बुद्धिमत्ता से होती है। इसके बाद सेना की फंडिंग में कटौती कर दी गई, सीमाओं पर तैनात सैनिकों की संख्या घटाई गई, प्रशिक्षण शिविर बंद कर दिए गए। सेनापति जो रुद्रसेन के घनिष्ठ मित्र थे, उन्हें भी अवकाश पर भेज दिया गया। सुरक्षा जो सोमगढ़ की सबसे बड़ी ताकत थी, अब कमजोर पड़ने लगी। महल के बाहर रहने वाली प्रजा अब तक इन घटनाओं से पूरी तरह अवगत नहीं थी, लेकिन भीतर रहने वाले खासकर बुजुर्ग सेवक और पुराने दरबारी समझ चुके थे कि कुछ बड़ा बदल रहा है। यह वही रानी नहीं थी जो अपने साहस और सच्चाई से महल में आई थी। अब वह सत्ता की असली मालकिन बन चुकी थी और राजा बस एक प्रतीक बनकर रह गया था। राजा रुद्रसेन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। इन दिनों वह वही राजा था जिसने अपने जीवन का हर पल राज्य को समर्पित किया था, लेकिन अब उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी थीं। दरबार में अब उसका समय सीमित था। जहां पहले सूर्योदय से पहले वह राज्यसभा में बैठ जाता था, अब उसकी सुबह वसुंधरा के साथ उद्यान की सैर, वीणा की धुन और मधुर बातों में बीतने लगी थी। वसुंधरा ने यह परिवर्तन बड़ी चतुराई से लाया था। उसने कभी भी सीधे राजकाज से रुद्रसेन को हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने प्रेम, स्नेह और सहानुभूति का ऐसा जाल बुना कि राजा स्वयं ही सब कुछ भूल बैठा। हर दिन वह राजा के मन को यह यकीन दिलाने में सफल हो जाती कि अब राज्य को उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। अब आप विश्राम करें राजन, आपने वर्षों राज्य को संभाला है, वसुंधरा कहती और राजा मुस्कुराकर सिर हिला देता। धीरे धीरे दरबार में राजा की अनुपस्थिति एक सामान्य बात बन गई। मंत्रीगण और वरिष्ठ रक्षक जो पहले हर निर्णय के लिए राजा के संकेत की प्रतीक्षा करते थे, अब वसुंधरा के आदेशों को ही अंतिम समझने लगे। नई व्यवस्था बन चुकी थी, लेकिन यह व्यवस्था राज्य को नहीं, बल्कि वसुंधरा की व्यक्तिगत सत्ता को पोषण दे रही थी। पुरानी मंत्री परिषद अब लगभग खत्म हो चुकी थी। रुद्रसेन के विश्वसनीय सलाहकार या तो सेवानिवृत्त कर दिए गए या आरोपों में फंसाकर बाहर कर दिए गए। उनकी जगह नए चेहरे आए, वे जो वसुंधरा के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। यह लोग वसुंधरा की हर बात पर हां में सिर हिलाते बिना तर्क, बिना सवाल। यह वो लोग थे जो राजधर्म नहीं, रानी धर्म निभा रहे थे। इस बीच राज्य की सीमाओं से एक भयानक खबर आई। दक्षिणी सीमा पर कुछ गिरोह सक्रिय हो गए थे जो व्यापारियों से जबरन कर वसूलने लगे थे। सेनापति विक्रांत ने इसकी सूचना रानी और राजा दोनों को दी और त्वरित कार्यवाही की मांग की। लेकिन यह वही विक्रांत था जो राजा का सबसे पुराना मित्र था
और जिसे वसुंधरा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वसुंधरा जानती थी कि जब तक सेनापति विक्रांत जैसे लोग राज्य में हैं, तब तक उसकी पकड़ अधूरी रहेगी। इसलिए उसने योजना बनाई। गुप्त रूप से विक्रांत के कुछ सैनिकों को बुलाया गया और उन्हें सोने के सिक्कों का लालच देकर यह कहलवाया गया कि सेनापति विक्रांत इन दिनों निर्णय लेने में असमर्थ है, क्योंकि वह मदमस्त रहता है। वसुंधरा ने इस आरोप को दरबार में प्रस्तुत किया और दिखावे के लिए न्यायिक जांच बैठाई, जिसकी सारी दिशा पहले से ही तय थी। विक्रांत ने इन आरोपों का पुरजोर खंडन किया, लेकिन उसकी बातों को दरबार में महत्व नहीं मिला। राजा, जो अब तक वसुंधरा के जाल में पूरी तरह उलझ चुका था, चुपचाप सुनता रहा और आखिरकार सिर झुकाकर हस्ताक्षर कर दिए। विक्रांत को पद से हटाकर उसे बंदी गृह में डालने का आदेश जारी हो गया। राज्य की जनता में इस घटना की खबर तेजी से फैली। विक्रांत केवल सेनापति नहीं था, वह आम लोगों का रक्षक था, उनकी सुरक्षा का प्रतीक। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि वही विक्रांत जो जीवन भर राजा के लिए लड़ा, जिसने सीमा पर दर्जनों युद्धों में जीत दिलाई, वही अब बंदी बना लिया गया। इस घटना के बाद जनता का असंतोष बढ़ने लगा। पहले महल की साजिशें जनता की नजरों से दूर थीं, लेकिन अब जब सेनापति जैसा नायक अपमानित हुआ तो लोगों की आंखें खुलने लगीं। राज्य के विभिन्न हिस्सों से यह खबरें आने लगीं कि व्यापार में गिरावट आ रही है, छोटे गांवों में लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं और सीमाओं पर तैनात सैनिकों की संख्या घटती जा रही है। लेकिन जब स्थानीय प्रशासन से शिकायत की जाती तो उत्तर मिलता, रानी का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। राजा तक यह शिकायतें नहीं पहुंच पाती थीं। महल अब एक किले में बदल चुका था, जहां वसुंधरा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जो भी राजा से मिलने की कोशिश करता, उसे दरबार में बुलाने से पहले कई स्तर की जांच से गुजरना पड़ता और अधिकतर को अभी समय नहीं है कहकर लौटा दिया जाता। वसुंधरा ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि रुद्रसेन अब केवल एक नाम है, न कि शक्ति महल में अब वसुंधरा की चहलकदमी दिन भर देखी जाती। वह हर विभाग में खुद जाती, फाइलें देखती, आदेश देती और फिर अपने ही चुने हुए सलाहकारों से उसका अनुमोदन कराती। दरबार एक कठपुतली मंच बन चुका था, जहां रानी की डोर पर सब नाचते थे। मंत्रियों की बैठकें अब महल के भीतर उसके कक्ष में होती थीं और वहां से जो भी निर्णय निकलते वे सीधे आदेश बनकर राज्य में जारी होते। राजा अब दिन भर उद्यान में बैठा कविताएं पढ़ता, पक्षियों को देखता और कभी कभी वसुंधरा के साथ वीणा बजाने में लीन रहता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, वह शांति जो नासमझी से जन्मी थी या फिर स्वप्न में जीने की इच्छा से। उसे यह आभास ही नहीं था कि सिंहासन जिस पर वह बैठा था अब उसके पैरों के नीचे से खिसक चुका है। प्रजा अब खुलकर बोलने लगी थी। मंदिरों, चौपालों और बाजारों में लोग फुसफुसाकर कहते, अब राजा नहीं, रानी राज करती है। राजा तो जैसे बंदी बन गया है। अपने ही महल में कुछ जगहों पर युवाओं ने सभा करने का प्रयास किया, लेकिन वसुंधरा के गुप्तचर तुरंत उन्हें तितर बितर कर देते। परंतु असंतोष अब उबलने लगा था। विक्रांत का बंदी गृह में रहना, सेना की उपेक्षा, व्यापार का पतन और सबसे बढ़कर राजा की चुप्पी, सब मिलकर जनता को यह एहसास दिला चुके थे कि राज्य अब संकट में है। कुछ वृद्ध दरबारी रातों में चुपचाप मिलते, सेनापति के पुराने साथियों से संपर्क साधते और धीरे धीरे एक गुप्त योजना बनने लगी वसुंधरा को रोकने की। लेकिन यह सब भविष्य की बात थी। इस समय वसुंधरा सत्ता की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़ी थी। उसने जिस तरह से राजा को प्रेम में बांधकर उसके हाथ से राज्य की लगाम छीनी थी, वह उसकी बुद्धिमत्ता और निर्दयता दोनों का प्रमाण था। राज्य के कोषागार की चाबियां अब वसुंधरा के पास थीं। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले राजा से पूछने की औपचारिकता अब बीते दिनों की बात हो चुकी थी। पर्दे के पीछे जो चलता था वही अब खुले दरबार में दिखाई देने लगा था। वसुंधरा ने सबसे पहले व्यापार व्यवस्था में बदलाव की घोषणा की। एक नई नीति, जिसे राजस्व पुनर्गठन का नाम दिया गया। शब्द सुनने में भले ही भव्य लगते थे, लेकिन इन बदलावों के पीछे एक ही उद्देश्य था,
रानी और उसके करीबियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना पुराने व्यापारियों से भारी कर वसूला गया। जो पहले राजकोष में सीधे जाता था, अब उसमें से एक बड़ा हिस्सा वसुधरा के गुप्त कोष में चला जाता। वसुधरा ने नए व्यापारियों को बढ़ावा दिया, खास तौर पर वे जो उसके विश्वास पात्र थे और जिन्होंने उसके निजी हित साधने की शपथ ली थी। नगरों के चौराहों पर कर वसूली चौकियां बनाई गईं, जहां पहले व्यापारियों को साल में एक बार कर चुकाना होता था, अब उन्हें हर महीने एक नया कर देना पड़ता था। सुरक्षा कर, विकास कर, संरक्षण शुल्क और कई अन्य बनावटी नामों वाले कर, इसका सीधा असर जनता पर पड़ा। वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगीं। रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगीं। गांवों में हालात और भी खराब थे। अनाज के गोदामों से जबरन वसूली की जाने लगी। कई जगहों पर छोटे किसान अपने खेत गिरवी रख चुके थे ताकि वे नए लगाए गए भूमि कर चुका सके। कुछ बुजुर्गों ने, जिनकी पीढ़ियों ने राज्य की सेवा की थी, आत्महत्या तक कर ली, क्योंकि वे ना तो कर चुका पाए और ना ही अपने पूर्वजों की जमीन बचा पाए। इन सभी खबरों से राजा रुद्रसेन का मन विचलित हुआ। एक शाम वह अपने निजी कक्ष में बैठा था, जब एक पुराना मंत्री, जो किसी बहाने महल में प्रवेश पा गया था, उसने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, महाराज, अब राज्य आपके नाम से नहीं चलता। यह एक ऐसा भवन बन चुका है जहां आपके नाम की परछाई रखी गई है। बाकी सब कुछ रानी का है। राजा उस रात सो नहीं सका। उसे पहली बार अपने ही हाथों से छोड़े गए राजपाट की कीमत समझ में आई। उसने वसुधरा से बात करने की कोशिश की, पर वसुधरा ने प्रेम भरे शब्दों में फिर उसे समझा दिया कि राजन, आप क्यों चिंतित होते हैं? मैं सब संभाल रही हूं, आप तो बस विश्राम करें। लेकिन अब वह विश्राम एक बोझ सा लगने लगा था। उसे हर दीवार पर अलग अलग आवाजें सुनाई देती थीं, जनता के रोष की, मंत्रियों की फुसफुसाहटों की और सबसे बढ़कर अपने आत्मसम्मान की टूटती आहट की। वहीं दूसरी ओर राजकुमार आर्यमित्र, जो अब 17 वर्ष का हो चुका था, अपनी मां पहली रानी की छाया में पला था। वह शांत था लेकिन अत्यंत चतुर। वह अक्सर महल के गलियारों में छिपकर दरबार की बातें सुनता, सैनिकों की बातचीत को गौर से सुनता और उसकी आंखों में यह साफ था कि वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा जो अनकहा था लेकिन गहराई से घट रहा था। एक रात आर्यमित्र अपने निजी अंगरक्षक के साथ महल की छत पर टहल रहा था, जब उसने गुप्त सभा की बात सुनी। वसुधरा के कुछ वफादार मंत्री आपस में बात कर रहे थे। राजा अब लगभग बेअसर हो चुका है, पर असली खतरा आर्यमित्र है। जब तक वह है, सिंहासन पर उसका अधिकार रहेगा, उसे हटाना होगा। आर्यमित्र की आंखों में आग सी जल उठी। उसने उसी रात अपने गुरु से पूछा, क्या किसी उत्तराधिकारी का सबसे बड़ा अपराध सिर्फ यह होता है कि वह सही समय पर जन्मा हो? गुरु चुप रहा, पर उसकी आंखों में भय था। आर्यमित्र अब समझ चुका था कि केवल राज्य संकट में नहीं है, बल्कि उसका जीवन भी। अब आर्यमित्र ने स्वयं को बदलना शुरू किया। वह तलवार चलाने की प्राचीन विधियों का अभ्यास करने लगा। उसने गुप्तचर तंत्र में अपने भरोसेमंद लोगों को नियुक्त किया और राज्य के हालात की वास्तविक तस्वीर खींचने की कोशिश की। उसने जनता के दुख को समझा, सैनिकों की हताशा को सुना और महसूस किया कि यदि वह चुप रहा तो जल्द ही वह नाम के राजकुमार से भी मिटा दिया जाएगा। राजा को जब यह पता चला कि आर्यमित्र कुछ जान चुका है, तो उसके भीतर का पिता जाग उठा। एक रात उसने आर्यमित्र को बुलाया, उसे गले लगाया और कहा, तू मेरी शक्ति है बेटा, लेकिन मैं अब वह नहीं रहा जो कभी था। अगर तेरे लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो वह यह है कि तुझे आने वाले तूफान के लिए तैयार करूं, लेकिन यह सब बहुत देर से हुआ। वसुधरा अब किसी भी प्रकार की शंका या अस्थिरता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी भूख अब केवल सत्ता तक सीमित नहीं थी। उसे अब उत्तराधिकारी से भी भय था, और सत्ता का सबसे बड़ा नियम है, जो भय पैदा करे उसे मिटा दो। राजमहल में एक शांति का माहौल था, लेकिन भीतर एक तूफान अपने उफान पर था। जब से आर्यमित्र ने सुना था कि रानी वसुधरा और उसके वफादार मंत्री एक गहरी साजिश में लिप्त थे, उसके भीतर का हर विचार उसे अकेला खड़ा कर रहा था।
वह न केवल अपनी मां के खोने का दुख महसूस कर रहा था, बल्कि अब अपने राज्य और खुद के अस्तित्व की भी रक्षा करनी थी। परंतु यह सब उसे किससे कहना चाहिए? कौन उस पर विश्वास करेगा? रानी ने सारे दरबार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और अब उसके खिलाफ एक भी शब्द उठाना एक घातक कदम हो सकता था। आर्यमित्र ने राजमहल के भीतर गुप्त रूप से सच्चाई की तलाश शुरू कर दी थी। वह दरबार के प्रमुख अधिकारियों, सेनापति विक्रांत और पुराने मंत्रियों से धीरे धीरे मिल रहा था, पर सबने या तो उसे अनदेखा किया या फिर उसकी बातों को नकार दिया। कोई भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, क्योंकि रानी ने धीरे धीरे सबको अपने पक्ष में कर लिया था। विक्रांत, जो कभी राजा के सबसे भरोसेमंद सेनापति थे, अब रानी के अदृश्य शासन में एक साधारण मोहरे की तरह बदल चुके थे। आर्यमित्र ने धीरे धीरे विक्रांत से मिलने की योजना बनाई। वह जानता था कि अगर विक्रांत से सच्चाई का पता चला तो यह उसके लिए बड़ा मोड़ हो सकता था। एक दिन रात के अंधेरे में जब महल में सब सो रहे थे, आर्यमित्र ने सेनापति विक्रांत को एक गुप्त बैठक के लिए बुलाया। विक्रांत कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसकी आंखों में वही खालीपन था जिसे आर्यमित्र ने पहले कभी नहीं देखा था। एक समय था जब विक्रांत की आंखों में साहस और ताकत थी, लेकिन अब वह बेजान हो चुका था। विक्रांत ने धीरे से कहा, राजकुमार, आप शायद समझ नहीं पा रहे कि जो हो रहा है वह अब अपरिवर्तनीय हो चुका है। रानी ने जो किया है वह महल के भीतर केवल उसकी सत्ता और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए था। अगर आप इसे बदलने की कोशिश करेंगे तो महल आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आर्यमित्र ने अपनी आंखों में विक्रांत की ओर देखकर कहा, क्या यह सही है सेनापति? क्या आप भी उस साजिश का हिस्सा बन गए हैं जिसमें मेरे पिता की सत्ता धीरे धीरे खत्म हो रही है? क्या हम महल में किसी की निष्ठा के बिना सच का सामना कर सकते हैं? विक्रांत की आंखों में एक हल्का सा आंसू आया, लेकिन उसने कहा, राजकुमार, मैं भी आपकी तरह सोचता था, लेकिन समय ने मुझे यह समझने पर मजबूर कर दिया है कि अपनी जान की सलामती के लिए हमें रानी के पक्ष में रहना होता है। कोई भी हमारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करता है, वह खत्म हो जाता है। यही रानी का कानून है। आर्यमित्र को अब विश्वास हो गया कि विक्रांत केवल एक कठपुतली बन चुका था और उसका दिल टूट गया। वह जानता था कि अगर उसे महल में सही बदलाव लाना था तो विक्रांत जैसे लोगों को भरोसे में लेना और उन्हें सही रास्ते पर लाना बेहद कठिन होगा। जब यह सच्चाई आर्यमित्र के सामने आई तो उसे महसूस हुआ कि महल में हर व्यक्ति अब रानी के पक्ष में खड़ा था। अब कोई भी उसे सुनने या मानने को तैयार नहीं था। उसे एक दिन उसको ही महल से बाहर निकाल दिया गया और उसकी आवाज को पूरी तरह से दबा दिया गया। उसे यह समझ में आ गया कि सत्ता और झूठ का यह गठबंधन इतना मजबूत हो चुका है कि अब सच को गूंगा बना दिया गया है ताकि झूठ के साम्राज्य का कोई विरोध न कर सके। आर्यमित्र को बाहर भेजे जाने के बाद उसे महल की दीवारों से निकलने का रास्ता दिखा दिया गया। वह अपनी शक्ति और आत्मविश्वास से बिल्कुल ही नदारद था। अब वह सिर्फ एक नाम था, एक राजकुमार जिसकी आवाज महल के भीतर कहीं दब गई थी। उसकी मां के बारे में सोचना अब उसे और भी अधिक पीड़ादायक लगता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मां भी उस समय कुछ कर नहीं पाई थी जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन यह चुप्पी, यह अविश्वास और यह दरबार का अंधेरा आर्यमित्र को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार आत्ममंथन की ओर ले जाएगा। जब वह बाहर जाएगा तो क्या वह अपनी शक्ति को फिर से हासिल कर सकेगा या फिर सत्ता की इस खेल में पूरी तरह से हार जाएगा? राज्य का माहौल अब भयावह हो चुका था। महल के अंदर वसुंधरा की शक्ति और उसकी साजिशों का एक पूरा जाल फैल चुका था, लेकिन बाहरी दुनिया में उस सत्ता के खिलाफ गुस्से का तूफान आ चुका था। जनता बगावत के लिए सड़कों पर उतरने लगी थी। वह जो कभी रुद्रसेन के न्यायपूर्ण शासन के लिए प्रकट करती थी, अब वह उसी राजा के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। महल के दरवाजों के बाहर भूखमरी, गरीबी और अत्याचार के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। राज्य की सीमा पर भी समस्याएं बढ़ने लगीं।
पड़ोसी देशों ने अपनी निगाहें राज्य पर डाल दी थीं, सेना में असंतोष फैल चुका था और रानी ने अपनी शक्ति को और मजबूत करने के लिए सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर अपने वफादार अधिकारियों को नियुक्त कर दिया था। लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, राज्य अब केवल रानी का था और राजा रुद्रसेन, जो कभी सम्राट थे, अब बस एक नाम मात्र के राजा रह गए थे। उनकी बीमार हालत ने यह साबित कर दिया कि वह अब महल के भीतर केवल एक अस्तित्व रह गए थे जिसका कोई प्रभाव राज्य की शासन व्यवस्था पर नहीं था। वसुंधरा ने उस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। उसने अपनी सत्ता को और भी मजबूत किया और खुद को महारानी के रूप में घोषित कर दिया। उसकी यह घोषणा जैसे एक नया अध्याय था जिसमें उसने अपने साम्राज्य को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। अब उसका ही आदेश चलता था और हर निर्णय उसके इशारे पर लिया जाता था। वह न केवल महल के भीतर बल्कि राज्य के बाहरी मामलों में भी अब सर्वोच्च शक्ति बन चुकी थी। राजा रुद्रसेन की बीमारी ने उनके कद को कम कर दिया था। उनका शरीर कमजोर था और उनका मनोबल भी टूट चुका था। उनकी आंखों में अब वही तेज नहीं था जो कभी एक वीर सम्राट की पहचान था। वे अब केवल एक पुराना किंवदंती बनकर रह गए थे जिसे कोई नहीं सुनता था और जिसकी कोई नहीं सुनता था। उनका अस्तित्व महल में केवल एक बेजान नाम था, एक छाया जो अब किसी को चिंता नहीं थी। इसी बीच आर्यमित्र, जो अब महल से बाहर था, अपनी योजना को साकार करने के लिए काम कर रहा था। उसने गुप्त रूप से एक सेना तैयार करना शुरू कर दिया था जिसमें उन लोगों को शामिल किया गया था जो रानी के शासन से असंतुष्ट थे। वे सैनिक, व्यापारी, किसान और वे लोग थे जिन्होंने सत्ता के इस अत्याचार को सहन किया था। आर्यमित्र का उद्देश्य केवल महल की सत्ता को फिर से प्राप्त करना नहीं था, बल्कि एक नई शक्ति, एक नई दिशा और एक नई उम्मीद प्रदान करना था। वह जानता था कि इस बिखरते राज्य को फिर से खड़ा करने के लिए केवल एक साहसी कदम उठाना होगा। उसे अपनी रणनीति में तेजी लानी थी, क्योंकि रानी का शासन अब पूरी तरह से अपने काबू में था। लेकिन उसकी योजना में कई खामियां भी थीं और उसे अपनी सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना था। उसे यह समझना था कि सिर्फ एक व्यक्ति की शक्ति से राज्य नहीं चलता। उसे एक पूरी सेना, एक समर्थन और सबसे बढ़कर जनता का विश्वास चाहिए था। राज्य में जो अशांति फैल चुकी थी, उसकी आग अब हर तरफ सुलग रही थी। लेकिन आर्यमित्र के दिल में एक विश्वास था जो अब तक केवल कल्पनाओं और योजनाओं के रूप में था। वह जानता था कि अगर वह अपनी सेना को सही दिशा में नेतृत्व दे सके तो वह रानी की सत्ता को गिरा सकता है और राज्य को फिर से अपने पुराने गौरव पर ला सकता है। आखिरकार वह दिन आ ही गया था जब रुद्रसेन के राज्य में गहरी छिपी हुई क्रांति के बीज अब अंकुरित हो चुके थे। आर्यमित्र, जो लंबे समय तक अपने पिता के साम्राज्य को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा था, अब अपने कदम महल की ओर बढ़ा रहा था। उसने अपनी गुप्त सेना को तैयार किया था जिसमें जनता का भरपूर समर्थन और पुराने योद्धाओं का साथ था जो अब रानी की अत्याचारी सत्ता से तंग आ चुके थे। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी लड़ाई है। उसकी वापसी केवल एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत की प्रतीक थी। राजमहल में स्थितियां अब बेकाबू हो चुकी थीं। जनता का गुस्सा अब पूरी तरह से बाहर आ चुका था और महल के अंदर भी वसुंधरा की सत्ता के खिलाफ एक खौफनाक संघर्ष शुरू हो चुका था। हर दीवार पर अब आर्यमित्र की वापसी की गूंज सुनाई दे रही थी। लोग न केवल इस सत्ता के खिलाफ थे, बल्कि वे उस दौर को खत्म करना चाहते थे जिसमें वसुंधरा ने अपने जाल में फंसाकर राज्य को खोखला कर दिया था। वह अब उस सच्चाई के खिलाफ खड़ा था जिसे वसुंधरा ने छिपा रखा था। जैसे ही आर्यमित्र महल के द्वार पर पहुंचा, उसके साथ उसका विशाल समर्थक दल था। महल के सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जनता की ताकत और पुराने योद्धाओं के साथ उनका गठजोड़ दे उन्हें कोई सफलता नहीं दिला सका। महल की दीवारें, जो कभी रानी के सत्ता के प्रतीक थीं, अब उस बदलाव के लिए खड़ी हो गई थीं जो किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वसुंधरा, जो खुद को अब पूरी तरह से महारानी मान चुकी थी,
उसे अब यह एहसास होने लगा कि यह उसका आखिरी मौका है। उसे यह भय सताने लगा कि अब उसकी सत्ता का अंत नजदीक है। उसने महल से भागने की योजना बनाई, लेकिन यह किसी बड़े धोखे से ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे ही वह महल के बाहर निकलने की कोशिश करती है, आर्यमित्र और उसके समर्थक उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। उसकी सभी साजिशें अब बेईमानी हो चुकी थीं। महल की दीवारों के अंदर एक खौफनाक मंजर था। वसुंधरा, जो कभी सभी के सामने अत्याचारी और शाही रानी थी, अब अपनी झूठी शक्ति और साजिशों के साथ पकड़ी जाती है। उसकी आंखों में अब वही डर था जो उसने कभी दूसरों की आंखों में देखा था। सम्राट रुद्रसेन, जो अब तक महल में केवल एक नाम रह गए थे, उनकी स्थिति भी अब तक बुरी हो चुकी थी। उनकी बीमारी ने उन्हें और कमजोर कर दिया था और इस स्थिति में उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी। जैसे ही वसुंधरा को पकड़ लिया जाता है, राजा रुद्रसेन का निधन हो जाता है। राज्य का चक्र अब एक नए सिरे से शुरू होता है। आर्यमित्र, जो कभी सिर्फ एक राजकुमार था, अब सम्राट रुद्रसेन के स्थान पर बैठता है। यह केवल एक राजवंश का परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह उस राज्य के पुनर्निर्माण का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसे उसकी अपनी ही रानी ने खोखला कर दिया था। आर्यमित्र के लिए यह क्षण सिर्फ सत्ता के अधिग्रहण का नहीं था, बल्कि यह उन सभी के लिए उम्मीद का था जो लंबे समय से अपने अधिकारों और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह एक नए सम्राट के रूप में एक नई दिशा देने के लिए तैयार था। निष्कर्ष, यह कहानी सत्ता की लालच और धोखाधड़ी के खिलाफ संघर्ष की है। रानी वसुंधरा ने अपनी चालाकी से राज्य को खोखला कर दिया, लेकिन राजकुमार आर्यमित्र ने न्याय और सत्य के लिए संघर्ष किया। उसकी वापसी ने दिखा दिया कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर हो, समय के साथ उसका अंत होता है। आर्यमित्र ने राज्य को फिर से उस दिशा में लाया जहां विश्वास और समानता कायम हो। यह कहानी यह सिखाती है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है और एक व्यक्ति का संघर्ष बड़ा परिवर्तन ला सकता है।